हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं ट्राइंगल के बारे में। और ट्राइंगल को आगे बढ़ाने के लिए जिस थ्योरम की, जिस कहानी की ज़रूरत है वो कहानी ये है। यानी हम लोग आज बात करेंगे थ्योरम या प्रमेय 6.1 की। तो 6.1 थ्योरम क्या है? तो 6.1 थ्योरम है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, ये पूरी की पूरी कहानी आप ऐसे समझ सकते हो कि मेनली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मान लेता हूँ कि एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में हम क्या कर रहे हैं, हम किसी एक भुजा के समांतर, दैट मीन्स किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। लाइन ड्रॉ कर दिया और ये जो लाइन है ये बाकी दोनों साइड्स को अलग अलग पॉइंट्स पे, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम बीचों बीच कट कर रही है, अलग अलग पॉइंट्स पे कट कर रही है। ठीक है, तो अगर ये अलग अलग पॉइंट्स पे कट कर रही होगी तो एक्चुअल में ये जो दोनों साइड है, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड, मैं अगर इसको नाम दे दूं ये ए बी सी और काटने वाले को नाम दे दूं डी ई, तो इस डी ई ने क्या किया होगा, इस डीई ने इन दोनों साइड्स का, मतलब ये वाली साइड और इस वाली साइड को बराबर अनुपात में विभाजित किया होगा। बराबर अनुपात मतलब कि अगर मैं रेशियो निकालूं यहाँ से ए डी अपॉन डी बी का, ठीक है, फिर मैं निकालूं ए ई अपॉन इसी का, क्योंकि ये लाइन भी दो भागों में डिवाइडेड है और ये लाइन भी दो भागों में डिवाइडेड है। तो इस लाइन ने ऐसे डिवाइड किया होगा कि इधर वाली साइड जिस तरीके से डिवाइड हुई है, जिस रेशियो में डिवाइड हुई है, इधर वाली साइड भी उसी रेशियो में डिवाइड हो गई होगी। ठीक है, यानी ये दोनों समान रेशियो में, सेम रेशियो में डिवाइड हुए हैं। कब? जब ये वाली लाइन किसी दूसरे, मतलब मान लीजिए ये वाली लाइन डीई है तो डीई किसके पैरेलल हो, डीई पैरेलल हो यदि बीसी के, तब जब डीई पैरेलल हो बीसी के तब ये होगा। ये थ्योरम ये कह रहा है। समझ में आ रहा है? अगेन मैं बताऊं, अगेन समझ लीजिएगा। सपोज कर लीजिए ट्राइंगल है, बिल्कुल ए बी सी। हमें क्या बोला गया है? हमें बोला गया है कि इस ट्राइंगल के तीनों साइड में से किसी एक साइड के पैरेलल आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो इस बार मैं इस लाइन के पैरेलल ड्रॉ करूंगा एक लाइन। मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। ये वाला लाइन जो आया है ये है डी ई और ये जो डी ई है वो एक्चुअल में पैरेलल है किसके? ए सी के। अगर ऐसा होगा कि डी ई पैरेलल होगा ए सी के, तब इस डी ई ने इस साइड यानी ए बी साइड को दो भागों में विभाजित किया है। ऐसे ही इस डीई ने बीसी को भी दो भागों में विभाजित किया है। अगर मैं इसके दोनों भागों का रेशियो निकालूं, यानी इसके दोनों भागों का अनुपात निकालूं, एडी अपॉन डी बी करूं, और इसके साइड मतलब बीसी वाले साइड का रेशियो अगर मैं निकालूं, यानी बीई अपॉन कह रहा हूँ इसी अपॉन बीई करूं, तो हमें हमेशा रेशियो क्या मिलेगा? बराबर मिलेगा। ठीक है, ये कहा जा रहा है कि एक ट्राइंगल में आप कभी भी किसी भी एक भुजा के समांतर अगर कोई लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो लाइन जो होगी बाकी दोनों साइड्स को बराबर भागों में, इक्वल पार्ट में क्या करेगी? डिवाइड करेगी। समझ में आ रहा है? सॉरी, नॉट बराबर भागों में, मतलब एक साइड का जो रेशियो होगा, मतलब उनको डिवाइड करने का जो एक साइड का रेशियो होगा, दूसरे साइड को भी उसी रेशियो में डिवाइड करेगी। समझ में आ रहा है? इन दोनों के साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, ये जो आप थ्योरम देख रहे हो इसके पीछे कहानी है, लेकिन मैं डायरेक्ट अभी कहानी नहीं बताऊंगा। देखो, ये थ्योरम अपने आप में बहुत बड़ा थ्योरम है ट्राइंगल के चैप्टर के लिए। समझ में आ रहा है? बहुत बड़ा, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट समझ लीजिए यही है फिलहाल में। ठीक है, इसका क्या नाम है ये भी नहीं बताऊंगा, आगे जाके देखा जाएगा। कहानी भी इसकी है वो भी देखी जाएगी। एक साइंटिस्ट है, एक मैथमेटिशियन है, उनको भी देखा जाएगा। लेकिन सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? इसको प्रूफ करेंगे। क्योंकि देखिए मैथ के अंदर कभी भी कोई थ्योरम आता है तो थ्योरम को हमको क्या करना पड़ता है? प्रूफ करना पड़ता है। ठीक है ना? ये आपको कहाँ पढ़ाया गया था? क्लास 9th में आपने पढ़ा था कि मैथ में कुछ एजम्पशन लिए गए हैं जिनको हम प्रूव नहीं कर सकते। उनका नाम है एक्सियम एंड पोस्टुलेट्स, है ना? पोस्टुलेट्स, मेनली एक्सियम एंड पोस्टुलेट्स जो होते हैं ये कुछ ऐसे तथ्य होते हैं, ऐसे कथन होते हैं जिनको हम प्रूफ नहीं कर सकते। लेकिन इन्हीं एक्सियम और पोस्टुलेट से मिलके क्या बनता है? थ्योरम। और थ्योरम को हम क्या कर सकते हैं? प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है ना? तो मैथ में अगर कोई भी थ्योरम आ रहा है, देखिए थ्योरम से ही आगे की कहानी चलेगी। कोई भी थ्योरम आ रहा है, उसी थ्योरम पे बेस्ड हमारे क्वेश्चंस होंगे।
ठीक है। तो ये ट्राइंगल का जो चैप्टर है मेनली, अगर आप आगे एक्सरसाइज बढ़ाना चाहते हो तो सबसे पहले इस थ्योरम को समझो, क्योंकि इस थ्योरम को समझेंगे तो इसी पे बेस्ड हमको क्वेश्चन दिए जाएंगे और इसी पे हमको करना होगा, ठीक है। एक्चुअल में थ्योरम प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए आता है कि मान लिया हम क्या पढ़ रहे हैं, सिमिलर ट्राइंगल पढ़ रहे हैं, सिमिलर ट्राइंगल सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल पढ़ रहे हैं, तो सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल के अंदर प्रॉपर्टी, मतलब दो ट्राइंगल देखे गए, उनके अंदर प्रॉपर्टी डिफाइन की गई और उनकी प्रॉपर्टी के बिहाफ पे ये थ्योरम बना हुआ है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए समझते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश में भी मैंने लिख दिया है कि लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। क्लियर है, वही बात जो ऊपर लिखी गई है नीचे भी वही बात लिखी गई है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो मेनली आपको करना क्या है, ट्राइंगल थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ट्राइंगल कैसे लेना है। तो मेनली जो ट्राइंगल आप लिए थे वही ट्राइंगल आप यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एनसीईआरटी ने इसके लिए बकायदा पूरा का पूरा फिगर भी दिया है, बशर्ते हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिगर हम कैसे भी बना सकते हैं। से मान लिया मैंने कि ये ए है, बी है और ये क्या है, सी है। पहले ध्यान से देखेंगे फिगर कैसे बनाएंगे। मेनली एक लाइन आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी, मान लीजिए यहाँ पे डी है और यहाँ पे क्या ई, ऐसे ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये डी ई क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए बी सी के। अब उसके बाद कुछ रचनाएं करनी पड़ेंगी, ये तो आपको पता है कि आपको ये करना है, ठीक है ना, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करने पड़ेंगे। जैसे सबसे पहला काम तो आपको यहाँ से ई से एक परपेंडिकुलर मतलब डालना है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो कहाँ पे आके गिरेगा, ये एडी वाले पे है या ना, एडी पे आके गिरेगा। ऐसे ही डी वाले से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो ये कहाँ जाके गिरेगा, ये जाके गिरेगा ए पे। इसको नाम दे दो, इसको नाम दे दो एफ और इसको नाम दे दो जी, ठीक है। ये दोनों के दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये करना है कि डी से फिर सी को मिला देना है और ई से फिर बी को मिला देना है। समझ में आ रहा है, दो कंस्ट्रक्शन किए मैंने। पहला ई से परपेंडिकुलर किस पे डाला, ई से लंब एडी पे डाला और डी से लंब ए पे डाला। और दूसरा काम क्या किया कि डी को सी से मिला दिया और ई को बी से मिला दिया, ठीक है। समझ में आया, ये एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन है। ये जो ट्राइंगल आपने बनाया, जो ये पैरेलल लाइन ड्रॉ की, ये तो स्टेटमेंट में था। ये जो स्टेटमेंट था कि उसमें बोला गया था ना कि एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के किसी एक साइड के पैरेलल आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, हाँ या ना। तो वो तो स्टेटमेंट में था, वो तो यही है ए बी सी फिर डी ई, ये स्टेटमेंट में था। लेकिन ये एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन है और इसको आपको क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, ठीक है। कहानी स्टार्ट की जाए, बिल्कुल ये करना है और करते हैं। तो मेनली हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, मिटाते हैं बाद में अभी। चलिए देखिएगा, हम स्टार्ट करते हैं मेनली कि सबसे पहले हमारे पास है क्या, तो क्या दिया है, गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास कि जो AD है, सॉरी जो DE है वो क्या होगा, पैरेलल होगा किसके, BC के। पहली बात ये। प्रूफ क्या करना है, क्या प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। देखिए कभी भी जियोमेट्री के अंदर कभी भी आपको चीज़ें प्रूफ करने के लिए आएंगी तो सबसे पहले क्या करना है, तो ऐसे ही करना है। सबसे पहले देखेंगे गिवन क्या है, उसके बाद फिर देखेंगे प्रूफ क्या करना है, ठीक। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, तो प्रूफ ये करना है कि इस डी ने इनको दो बराबर भागों में इन भुजाओं को दो बराबर अनुपातों में क्या किया है, विभाजित किया है, ठीक है ना। कौन कौन सी, यानी यहाँ पे सीधा सीधा बोला जाए तो AD अपॉन BD है इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, AE अपॉन EC है, ठीक है ना। ये बताना है आपको, EC, ठीक है, क्लियर है। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। अब क्या आपने किया, क्या एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन किया है, तो रचना देखेंगे, रचना यानी कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन क्या किया आपने, कंस्ट्रक्शन हमने किया है कि ई से परपेंडिकुलर, अब मिक्सअप में लिख रहा हूं, हिंदी इंग्लिश दोनों देख लेंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर AD पर डाला एंड इसी के साथ साथ
AD पर, और यहीं से लिख दीजिएगा एंड D से परपेंडिकुलर किस पे डाला, AE पर डाला। ठीक है, पहला तो ये हो गया। अब यहाँ से 2 पॉइंट कंस्ट्रक्ट हुए, एक F और एक G, वो वहीं से समझ में आ जाएगा। ठीक, और दूसरा क्या किया कि D को C से मिलाया, D को C से एंड किसको, E को B से मिलाया। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, इनको पहले रखेंगे तब उसके बाद स्टार्ट करेंगे कहानी। ठीक है, ये सभी आपको क्या करने हैं, पहले लिख लेने कि दिया क्या है, सिद्ध क्या करना है, और उसके बाद कंस्ट्रक्शन क्या किया है। ठीक है ना, ये पूरा हो गया। ट्राइंगल बना लीजिए, इसको लिख लीजिए। अब उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो मैं ऊपर का मिटाऊंगा, इन सबको मिटाऊंगा और स्टार्ट करूंगा यहाँ से। चलिए नोट करिए, फटाक से आगे बढ़ा जाए। चलिए देखिएगा, यहाँ पे मैंने इस ट्राइंगल को उठा के यहाँ पे कर दिया। अब स्टार्ट करते हैं। ठीक, प्रूफ स्टार्ट करिए। तो मेरे लिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा करना क्या, आइडियोलॉजी क्या होगी। सबसे पहले हम इसमें से 2 ट्राइंगल चूज करेंगे। उन 2 ट्राइंगल्स का क्या लेंगे, हम एरिया का रेशियो लेंगे। 2 ट्राइंगल लेंगे, 2 ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, और उन दोनों एरियाज का क्या लेंगे, हम लोग रेशियो लेंगे। फिर उसके बाद अगेन क्या लेंगे, 2 ट्राइंगल लेंगे, और फिर अगेन फिर क्या करेंगे, अगेन फिर एरिया निकालेंगे, फिर रेशियो लेंगे, बस। और वो रेशियो और ये रेशियो क्या दिखा देंगे, बराबर, गेम ओवर। अब देखिए, सबसे पहला हम ट्राइंगल लेंगे ADE, ट्राइंगल ADE, और सेकेंड ट्राइंगल हम क्या लेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो देखिए, पहला हम इस साइड का रेशियो निकालने जा रहे हैं। कौन से साइड का, इस साइड का, ये AD और D और B। तो पहला ट्राइंगल हम लोगों ने ले लिया ADE, इसमें AD आ जाएगा। अब दूसरा ट्राइंगल हम लेंगे जिसमें केवल और केवल DB आ जाए। तो कौन सा है, तो ये DBE, ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे। तो ट्राइंगल DBE से। चलिए, अब अगर मैं ADE और DBE का क्या निकालूं, ADE और DBE का एरिया निकालूं, मैं लिखूंगा ट्राइंगल ADBE का एरिया, या एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। तो क्या होगा, ध्यान देंगे। हमें पता है कि ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है ना। यानी त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अगर मैं निकालूं यहाँ से, तो होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होगा, बिल्कुल। अब मैं पहले ट्राइंगल मार्क तो करूं, ये रहा मेरे पास ADE, यही है, बिल्कुल। अब इसका आधार क्या है, बता सकते हैं, बिल्कुल सर, आधार इसका ये है कि ये है, सर आधार है AD। क्या है, AD। कौन सा आधार मैं लूंगा, AD। आधार ये भी है, ये भी अपने आप में आधार है, लेकिन मैं आधार किसको लूंगा, इसको लूंगा। तो मैंने ले लिया यहाँ पे आधार 1/2, आधार की जगह पे क्या डाल दिया, AD को क्या ले लिया, आधार। अब ऊंचाई मांग रहा है, तो ऊंचाई कौन सा दे, तो देखिए हमेशा याद रखेंगे कि किसी भी ट्रायंगल की ऊंचाई जो होती है वो लंब द्वारा निर्धारित की जाती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, क्या है, समकोण त्रिभुज। ये कितने डिग्री का बनाता है, यहाँ पे 90 डिग्री का, और ये क्या है, अपने आप में लंब है। इसको हम लंब बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण। मेनली आया है, सीधे गिरा, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लंब। और इसकी जो हाइट होगी, यही जो हाइट होगी, यही इस पूरे ट्रायंगल की क्या होती है, हाइट होती है। तो समकोण त्रिभुज में तो टेंशन लेने वाली बात ही नहीं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी लंब मौजूद है। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसे कोई ट्रायंगल आ गया, ऐसे कोई ट्रायंगल आ गया ABC, अब मैं उसका क्या निकालना चाहता हूँ, अब मैं इसका निकालना चाहता हूँ एरिया, मतलब क्षेत्रफल। तो मुझे क्या देखना पड़ेगा, कौन सा इसमें लंब बता रहा है, लंब मतलब इसकी ऊंचाई। देखो ये लंब जो है इसकी सीधी सीधी ऊंचाई बता रहा है। जैसे मान लो ये रूम है, कमरा है, इसकी ऊंचाई बतानी है मुझे, तो एक टेढ़ी रेखा इसकी ऊंचाई बता पाएगी नहीं, एकदम सीधी रेखा रहेगी तभी तो बता पाएगी एग्जैक्ट इसकी ऊंचाई, है ना। या हम डंडा ऐसे तिरछा करके ऐसे करेंगे तो इसकी एग्जैक्ट ऊंचाई बता पाएगी नहीं। इस ट्राइंगल की ये वाली, मतलब इस ट्राइंगल की अगर मैं ऊंचाई पूछूं तो ये या ये, इनमें से कोई बता पाएगा, नहीं बता पाएगा। यानी कभी भी अगर हमको ट्राइंगल की क्या चाहिए, ऊंचाई, तो उस कंडीशन में मुझे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, इसका परपेंडिकुलर लंब। ये लंब जो होगा, ये जो साइड है, मान लो ये A है, यहाँ पे मैंने E डाल दिया, तो जो AE है एक्चुअल में ये इसकी क्या बता रही होगी, क्या बता रही होगी, ऊंचाई।
हाइट बता रही होगी। समझ में आ रहा है ना। तो वैसे ये जो ADE ट्राइंगल है इसमें अगर लंब है तो वो लंब बताएगा। क्या बताएगा? लंब। वो लंब बता पाएगा कि इसकी ऊंचाई कितनी है। तो अब इसमें देखा जाए लंब है क्या? हाँ सर, इसमें तो दो लंब है, एक तो EF है और एक तो DG है। एक EF है और एक क्या है? DG है। हम कौन सा लें? हम यहाँ से ले रहे हैं DG। हम यहाँ से क्या ले रहे हैं? DG। याद रखिएगा मैंने अपने मन से कुछ नहीं लिया है, अभी मैं बताऊंगा। अपने मन से अगर मैंने लिया भी है तो यही चीज मैं आगे रिपीट करा दूंगा। मैंने DG लिया है ना, DG लिया है तो अगला ट्राइंगल लीजिएगा तो उसकी भी हाइट क्या लेनी है आपको? DG लेनी है। बस इतना याद रखिएगा। अब इसका मिल गया हमको क्षेत्रफल, है ना। ये इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए? 1। ये किसका क्षेत्रफल है? ADE का, यानी ट्राइंगल ADE का ये क्या है? एरिया है। तो इसको सीधा सीधा ऐसे लिख देते हैं, ब्रैकेट में डालिए और आगे लिख दीजिए AR। मिल गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। इसको इक्वेशन नंबर 1। अब हम दूसरे ट्राइंगल का लेंगे, ट्राइंगल DBE का, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE। वहां पे भी क्या होगा सर? 1/2 बेस इंटू हाइट, ये लिखा जाएगा। यानी त्रिभुज DBE का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई द्वारा पता होगा। ठीक है। अब देखो इसका आधार क्या है? पहले तो ट्राइंगल मार्क करो, ये है DBE, यही है ना? बिल्कुल, इस ट्राइंगल की बात हो रही है। ठीक है। तो इस ट्राइंगल का आधार कौन सा है? तो आधार सर क्या है? DB है। क्या है? DB। तो मैंने इसको क्या मान लिया? DB आधार। अब पूछ रहा है हमसे ऊंचाई बताओ इसकी। क्या इसके पास कोई ऊंचाई नजर आ रही है? कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है? ये परपेंडिकुलर है? नहीं, ये परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है। अच्छा, इस ट्राइंगल को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये कैसा ट्राइंगल है? ये कैसा ट्राइंगल है? चलिए इसको भी मैं समझा देता हूं। बगल में देखिए, मिल्ली, ध्यान से देख पा रहे होंगे आप। ये क्या है? ये है आपका राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में कैसी होती है लाइन? एकदम ऐसे सीधी होती है। सपोज कर लीजिए मेरे सामने कैसी ट्राइंगल आ गया, कैसा ट्राइंगल आ गया? ऐसे। ये कौन सा ट्राइंगल होगा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, जिसमें 90 से एबव एंगल बनता है या ना। तो यहाँ पे थीटा जो होगा 90 से ज्यादा होगा कि नहीं होगा? ऐसा नो, लाइन सीधी होती तो 90, अगर और थोड़ा सा झुक गई यानी इस वाली लाइन से दूर भाग रही तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब 90 डिग्री से ज्यादा है। अब मुझे अगर इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो परपेंडिकुलर अगर मैं यहाँ से ड्रॉ भी करूंगा तो कोई आएगा परपेंडिकुलर? नहीं। अगर मैं यहाँ से सोचूं कि इसके अंदर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ से जब भी मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो परपेंडिकुलर सीधी लाइन ना, तो यहाँ से सीधी लाइन ऐसे ड्रॉ करूंगा तो ये कहाँ आएगा? बाहर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना भाई। इसका परपेंडिकुलर कहाँ आएगा? इसके बाहर आएगा। इसके अंदर परपेंडिकुलर ड्रॉ हो सकता है? नहीं। तो मैं क्या करूंगा, ये जो आधार है यही आधार है ना, तो इस आधार को थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा। आधार को एक्सटेंड करूंगा, देखना ये आया सीधा और ये रहा आधार। तो आधार को जब मैं इधर एक्सटेंड करूंगा तब मुझे नजर आएगा कि ये आधार पे कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 90 डिग्री का। और ये क्या होगा इसका? ये क्या बता रहा होगा? इसकी ऊंचाई। एक्चुअल में क्या मैं समझाना चाहता हूं कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के केस में जो उसका परपेंडिकुलर होता है वो कहाँ होता है? ट्राइंगल से बाहर होता है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये भी क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के केस में ये इसका भी जो इसका भी जो परपेंडिकुलर होगा वो कहाँ होगा? बाहर होगा। इसका भी परपेंडिकुलर कहाँ होगा? बाहर। क्या मेरी बात समझे? हाँ या ना? तो इसका भी परपेंडिकुलर बाहर है। मेनली आपको देखना पड़ेगा कि इसका परपेंडिकुलर कौन सा ले, EF ले कि DG ले। ठीक है, EF ले कि DG ले। तो यहाँ पे हमने क्या लिया था? DG। पहले वाले ट्राइंगल में हमने क्या लिया था? DG। तो यहाँ भी हम क्या लेंगे? DG ही लेंगे। क्लियर है मेरी बात? हाँ या ना? देखिए हम कुछ भी कह दें उसको आंख पे पट्टी बांध के मत मान लीजिए। समझ में आ रहा? अपने पास कॉमन सेंस होना चाहिए। देखिए हम किसको मानेंगे? देखिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं कि जो लाइन किस पे आके गिरती है? आधार पे आके गिरती है, यानी आधार के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, उसको हम हमेशा ऊंचाई के रेफरेंस में लेते हैं। जैसे ये भी लाइन आई तो किस पे गिरी है? यही तो आधार होगा। ये कर्ण है, ये लंब है, तो ये क्या है? आधार पे। कभी भी जो लाइन किससे आके कनेक्ट हो रही होती है? आधार से, यानी आधार के ऊपर 90 का कोण बनाती है, वही ऊंचाई बताती है। समझ में आया? ऊंचाई कौन बताती है? जो आधार पे 90 डिग्री का कोण बनाती है। क्या मेरी बात समझ में आई?
यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये जो डीजी वाली लाइन है, ये डीजी वाली, मैंने आधार किसको लिया है, आधार इसको लिया है, हाँ या ना, ये आधार है, तो ये आधार से नहीं, क्या ये आधार पे 90 डिग्री का कोण बना रही है, नहीं ना, आधार मान लेता हूँ कि यही तो है, इसी को आगे बढ़ाऊंगा कि नहीं बढ़ाऊंगा, ये तो आधार होगा, ये तो आधार से दूर जा रही है, ये तो जाके किसी और पे बना रही है, यही पे 90 डिग्री का कोण बना रही है ना, तो क्या ये हाइट बता रही होगी, नहीं, ये हाइट नहीं बता रही है। समझ में आया, हाइट कौन सी लाइन बताएगी, ये वाली, ई से लेके एफ वाली, क्लियर है, ई से लेके एफ वाली, ये बात ध्यान से समझिएगा। मैं इस ट्रायंगल को ऐसे उठा के लेके आऊंगा तो क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा, ये कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे ई आएगा, यहाँ पे डी आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, बी आएगा, ठीक है। तो जो परपेंडिकुलर होगा इसके जस्ट आगे मिलना चाहिए ना, मान लो इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, ये लाइन आगे जाएगी, कहाँ तक जाएगी, ये तक जाएगी, तो ये जो लाइन आपको दिख रही है ऐसे, तो ये कौन सी है, ई, और ये क्या है, एफ, यही वाली लाइन है ना, यही तो ना, क्या बता रही होगी, ऊंचाई बता रही होगी, यानी यहाँ पे ऊंचाई बताने वाली लाइन कौन सी है, ई और एफ। तो सर यहाँ पे तो आपने डीजी लिया था, देखो एडीई के पास दोनों ऑप्शन है, एडीई के पास कितने ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन है, लेकिन यहाँ भी मैंने वही मिस्टेक की है, बेसिक मिस्टेक, इस चीज को पकड़िए, मैंने ये ट्राइंगल लिया तो, और आधार किसको माना था, इसको माना था ना, और उस केस में मैंने किसको लंब ले लिया था, इसको, गलत है कि नहीं है ये भाई, आधार ये लिए हो तो इसके ऊपर आके कौन लंब बना रहा है, ई एफ ही तो बना रहा है, तो इस केस में यहाँ पे इस वाले का एडीई के भी क्षेत्रफल में हम लोगों ने जो ऊंचाई ली है वो गलत है, एक्चुअल में यहाँ भी क्या होगा, ई एफ होगा, ठीक है। आई होप ये दो मिस्टेक से आप ये समझ गए होंगे कि ट्राइंगल की ऊंचाई कैसे निकालेंगे। ट्राइंगल की ऊंचाई हमेशा कैसे निकालते हैं कि आधार पे हम एक लंब डालते हैं और उस लंब के सहारे हम उसकी ऊंचाई ज्ञात करते हैं, ठीक है ना, हमेशा लंब कहाँ होना चाहिए, आधार पे, क्लियर है, ठीक। अब इसको आप क्या मान लो, इसको आप मान लो, इसको मान लो आप, ये ट्राइंगल DBE है, और इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब कहानी को आगे बढ़ाओ, देखना, अब ये तो हो गया इन दोनों ट्राइंगल का, अब इन दोनों ट्राइंगल का आप रेशियो निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, ठीक है, लेकिन अभी छोड़ देते हैं, अभी कुछ समय बाद लेते हैं, ठीक है, कुछ समय बाद लेंगे। मेनली अब हम अगले ट्राइंगल के पास पहुंचेंगे। अगला ट्राइंगल हम कौन सा लेंगे, तो अगेन हम ADE लेंगे। ट्राइंगल कौन सा लेंगे, ADE, ADE। एंड दूसरा और कौन सा ट्राइंगल लेंगे, तो दूसरा ट्राइंगल अब इस बार हम इधर ले रहे हैं। देखिए अब हमारी कहानी चेंज हो गई है, पहले इस साइड की ओर थे, अब इस साइड पे आ गए हैं। तो एक तो ADE ले लिया है, तो यहाँ पे AE मिल जाएगा मुझे। अब दूसरा ट्राइंगल मुझे चाहिए जिसमें EC मिले, तो मैं ये ट्राइंगल कौन सा चूज करूंगा, EDC। तो ट्राइंगल EDC, देखिए एक भी % कंफ्यूज होने वाली चीज है ही नहीं इसमें, बहुत आसान है। अब फिर अगेन ADE का क्षेत्रफल निकालिए, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। तो अगर मैं ADE का एरिया निकालूं तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, अगेन 1/2 बेस इंटू हाइट निकालना पड़ेगा, यानी इसका बेस निकालिए, फिर उस पर परपेंडिकुलर देखिए। तो 1/2 बेस क्या मैं लूंगा इस बार, AE, क्या ले लिया मैंने, AE ले लिया, बिल्कुल। और हाइट क्या ली, तो देखो ये AE है, ये AE है, और AE पे लंब कौन दिखाई दे रहा है, DG ना, AE पे लंब कौन सा गिरा हुआ है, DG। तो इस बार क्या लूंगा, DG। अब समझ में आ रहा है, बिल्कुल। अब मैं अगला एरिया लूंगा, किसका लूंगा, DEC का, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, DEC या EDC जो भी है, EDC। तो यहां भी क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट होगा, 1/2 ऐसे रहेगा। ये रहा DEC, पहले ट्राइंगल मार्क करो, ये रहा ट्राइंगल DEC। अभी इस वाले को भूल जाओ, फिर इस पे काम करो केवल। तो ये DEC है, DEC पे बेस कौन सा ले रहे हो, सर EC ले रहा हूं, क्या लिया, EC। अब देखो EC पे बेस हाइट कौन दिखा रहा है, EC की हाइट कौन बताएगा, सर ये भी क्या है, सर यही सेम सिचुएशन है, ये भी क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। तो इसको भी आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाऊंगा, और इसके ऊपर कौन सा लंब गिर रहा है, DG। कौन सा लंब, DG, DG, क्लियर आया ना, यही तो होगा भाई, ये बेस है मेरा, इस बेस को आगे बढ़ाया मैंने, तो इस बेस पे कौन सा परपेंडिकुलर आते हुए दिख रहा है, DG। यही तो हाइट बताएगा, क्योंकि ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें ट्राइंगल के अंदर होगा नहीं, बाहर होगा, क्लियर है ना, बिल्कुल। तो मिल गया ये। अब इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लो, और इसको इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अभी क्या करो, यहां वाले में 1/2 कर दो, 1/2 करो, एंड ऐसे ही 3/4 करो,
3/4। 1/2 करो पहले, 1/, मतलब इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करो। तो इक्वेशन 1 है क्या सर? इट इज अ ट्राइंगल, सॉरी एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE, ये है ठीक, DBE। अब मैं अगर इसका एरिया निकालूं, ADE का एरिया निकालूं, तो ADE का एरिया होगा 1/2 इंटू AD इंटू EF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE, तो वो क्या होगा? हाफ DB इंटू EF। ठीक है, अब देखना ध्यान से, ये हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, यहाँ से EF से EF कैंसिल हो गया, क्या मिल गया हमको? AD अपॉन DB होगा, हाँ या ना? AD अपॉन DB मिल गया। ये क्या मिला है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE का वैल्यू, इतना मिल गया। ऐसे 3/4 करूंगा, सॉरी हाँ 3/4 करो, 3/4 किए हैं तो क्या मिलेगा? तो 3/4 कर किसका रहा है? 3 में कौन सा ट्राइंगल आ रहा है सर? 3 में ट्राइंगल है हमारे सामने ADE, तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। ऐसे 4 का अगर देखा जाए तो 4 का क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल EDC। अब मैं अगर ADE का देखूं तो ADE का एरिया क्या है? तो वो है सर हाफ AE इंटू DG। और ऐसे ही मैं अगर DEC का देखूं तो क्या मेरे सामने आ गया? हाफ EC इंटू DG आएगा। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो मेनली हमारे सामने क्या आ चुका है? हमारे सामने आ चुका है, अच्छा हाफ से हाफ भी कैंसिल हो गया, ये आ गया है AE अपॉन EC आ गया है, हाँ या ना? तो AE अपॉन EC और उधर आया है AD अपॉन DB। मुझे प्रूफ क्या करना था? मुझे प्रूफ यही करना था, ED अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, यही तो प्रूफ करना था। लेकिन यहाँ पे प्रूफ करना था बराबर है। अभी यार कैसे हम बराबर कर सकते हैं? क्या बराबर हम अपने मन से लिख देंगे? नहीं ना। क्या बराबर दिख रहा है? इधर है ट्राइंगल ADE का एरिया, इधर है नीचे उसके ट्राइंगल DBE का एरिया, ठीक है ना। यहाँ पे ADE का एरिया है और EDC का एरिया, ट्राइंगल भी अलग अलग है, हाँ या ना। हाँ, एक चीज नजर आ रही है कि इन दोनों ट्राइंगल के ऊपर वाला जो पोर्शन है वो सेम है, यानी ऊपर दोनों जगह पे सेम ट्राइंगल लिए गए। यहाँ भी ADE है, यहाँ भी ADE है, ठीक है ना। लेकिन हम केवल ऊपर वाले के बराबर होने से पूरे को नहीं बराबर कर सकते, है ना। यस और नो। तो मुझे कुछ और तिगड़मबाजी लगानी पड़ेगी यहाँ पे। अब दूसरी तिगड़मबाजी देखते हैं क्या है। हम यही ध्यान दे रहे हैं कि ऊपर वाला तो बराबर है, बस नीचे वाला अगर बराबर हो जाता तो ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन के बराबर हो जाता, यानी AD अपॉन DB AE अपॉन EC के क्या हो जाता, तब बराबर हो जाता। ओके, अब देखा जाए कैसे होगा। तो मेनली हम ध्यान से देखें तो ये जो EDC है और DBE है, ये रहा, देखिएगा DBE और दूसरा है DEC, दो ट्राइंगल है, हाँ या ना। और ये दोनों ट्राइंगल का अगर ध्यान से देखा जाए तो ये दोनों ट्राइंगल दो पैरेलल लाइन के बीच में बने हुए हैं। दोनों ट्राइंगल जो है ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच में बने। भाई आपने पहले ही लिखा हुआ है ना कि जो DE है वो पैरेलल है किसके, BC के। तो ये जो दोनों ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं इन्हीं दोनों पैरेलल लाइन के बीच में नजर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, है ना। दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है। अब क्लास 9th के अंदर हमें एक थ्योरम पढ़ाया गया था। वो थ्योरम क्या था कि मान लीजिए अगर दो ट्राइंगल हैं और दोनों ट्राइंगल सेम बेस पे बन रहे हैं, मतलब दो पैरेलल लाइन पे हैं और वो दोनों पैरेलल लाइन के बीच में बन रहे हैं और उनका बेस क्या है, सेम है। बेस सेम का मतलब ध्यान देंगे ऐसे कहानी बन रही है, हाँ या ना। मतलब मेनली अगर देखा जाए, अरे ये कुछ और ही बना दिया, मेनली ध्यान से समझिएगा। अगर मान लीजिए ऐसे चल रहा है, ऐसे यहाँ पे भी चल रहा है, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। तो मेनली दोनों ट्राइंगल का अगर बेस देखा जाए, देखो ये ABC है, इसको मान लो BC तो हो ही चुका है, मेनली इसको E मान लो। तो दो ट्राइंगल है, इन दोनों ट्राइंगल का बेस देखा जाए तो इक्वल है कि नहीं है। जैसे ये वाला ट्राइंगल जो है ABC, इसका भी बेस यही है, हाँ या ना। और ये जो ट्राइंगल है BEC, इसका भी ट्राइंगल क्या है, सॉरी बेस क्या है, BC ही है। तो दोनों का बेस क्या है, BC है। अगर दोनों का बेस सेम है
तो इस कंडीशन में इन दोनों की हाइट भी क्या होगी, सेम होगी। दैट मीन्स इन दोनों का एरिया भी क्या होगा, सेम होगा। भाई बेस बराबर है, हाइट बराबर है, तो एरिया भी क्या होगा, बराबर होगा। क्यों क्यों बोल दिया गया हाइट बराबर होगी, क्योंकि ऊपरों तो एक तो पैरेलल लाइन है, उन्हीं के बीच में तो है ये दोनों, है ना। तो ये उड़ के कितना जा सकता है, नहीं ना जा सकता। जब बेस बराबर है तो ऊपर दोनों पैरेलल लाइन है, वो दोनों पैरेलल लाइन इसको क्या कर देंगी, रोक देंगी। रोक देने का मतलब उतना तिकड़मबाजी मत लगाइए। याद रखिए कि दो पैरेलल लाइन पे बने हुए ट्राइंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल एरिया के होते हैं। आयो समझ में। चूंकि यहाँ पे हमारे सामने दो ट्राइंगल हैं, एक है DBE और एक है EDC, ये दोनों के दोनों सेम बेस पे बने हैं सॉरी, ये दोनों सेम बेस पे बने हैं और सेम बेस पे बने होने के कारण इन दोनों का एरिया क्या होगा, इन दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। समझ में आया, बिल्कुल। तो मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ कि ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल EDC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE। क्यों मैंने ऐसा लिख दिया, बिकॉज दोनों ट्राइंगल सेम बेस पर बने हैं, ठीक है ना। दोनों ट्राइंगल सेम बेस मतलब आधार पर बने हैं, सेम बेस पर बने हैं, ठीक है। तो बेस सेम है, हाइट भी तब दोनों की क्या होगी, सेम ही होगी, और हाइट और बेस सेम हो गया तो एरिया क्या हो जाएगा, अपने आप सेम हो जाएगा। क्लियर है जी। तो इस कारण मैंने ये लिख दिया। अब अगर ये दोनों बराबर है तो मैं यहाँ पे वही चीज़ लिख सकता हूँ। दैट मीन्स मैं अगर लिखना चाहूँ यहाँ पे तो एरिया ऑफ ADE, देखिएगा ध्यान से, एरिया ऑफ ADE ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE बराबर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल EDC। ये सर नो बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाला भी क्या हो चुका है, बराबर। और अगर बराबर हो गया है तो हम इन सबको क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं ना। अब अगर कर सकते हैं तो इनकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। दैट मीन्स ले देखिए हम कहाँ पहुँच गए, यहाँ पे देखिए ADE और DBE का जो पोर्शन है वो क्या है, यही है ना। और एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल EDC, यही तो है ना भाई, यही तो निकाल के रखे हम लोग, रख देंगे, बराबर हो गया, और दैट इज प्रूव्ड। ठीक है, तो मैं इस ट्राइंगल को ही कुछ देर के लिए मिटा दे रहा हूँ और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ गेम ओवर। ठीक है, तो मेनली उठा के यहाँ पे रखेंगे यहाँ पे रखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE बराबर होगा ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल EDC। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हमको क्या पता है, वो है AD अपॉन DB। तो AD अपॉन DB हो जाएगा, DB इज इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा, इसका है हमारे सामने AE अपॉन EC, और ये हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, प्रूव्ड। क्लियर है, यही प्रूफ हो गया। और ये जो आपने प्रूफ किया है ये एक्चुअल में क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। ठीक है ना, समानुपातिकता प्रमेय। ठीक है, इसको बोलते हैं, और इसी का एक दूसरा नाम है थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम यानी थेल्स का प्रमेय। अब क्यों ऐसा बोलते हैं, चलिए इसको देख लेते हैं। तो इसको पहले आप नोट कर लीजिए, फिर कहानी को आगे बढ़ाएं। मैं इसको पूरा मिटाऊंगा, फिर उस कहानी को यहाँ से बताऊंगा।
चलिए देखिए, मेनली जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं हम लोग बात कर रहे थे समरूप त्रिभुज की, और समरूप त्रिभुज यानी सिमिलर ट्राइंगल। और सिमिलर ट्राइंगल की बात करते हुए हम लोगों ने ये देखा था कि किसको हम सिमिलर ट्राइंगल बोलेंगे। तो बोला गया था कि सिमिलर ट्राइंगल होने के लिए दो चीज़ें होनी है, मतलब चाहिए। पहली चीज़ ये कि दोनों त्रिभुजों के कोण क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। नॉर्मल कोण नहीं, संगत कोण, कोई भी कोण नहीं बराबर हो जाए, संगत कोण क्या हो, बराबर हो। फर्स्ट कंडीशन ये थी। सेकंड, दोनों त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात, नॉर्मल भुजा नहीं, कोई भी भुजा नहीं लेंगे, संगत भुजा। तो संगत भुजाओं यानी कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो वो भी बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये दो बातें बोली गई। अब इसी समय क्या हुआ कि एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे, ग्रीक मैथमेटिशियन, थे। उन्होंने क्या कहा, अच्छा ग्रीक मैथमेटिशियन थे कौन, वही थेल्स साहब। ठीक है, ये थेल्स साहब थे। थेल्स साहब ने कहा कि मेनली देखिए, कोई भी अगर ट्राइंगल है और उनके अगर एंगल मतलब कोरिस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ठीक है ना, मान लीजिए एक ट्राइंगल है ABC और दूसरा ट्राइंगल है PQR। ठीक है, PQR, और इसमें एंगल A बराबर है एंगल P के, एंगल B बराबर है एंगल Q के, और एंगल C बराबर है एंगल R के। ठीक है, तो इन दोनों ट्राइंगल को एक नाम उन्होंने दिया और उसको बोला उन्होंने इक्वी एंगुलर ट्राइंगल, इक्वी एंगुलर ट्राइंगल, समकोणिक त्रिभुज इन्होंने बोला। और इन्होंने एक और स्टेटमेंट दी कि जो समकोणिक त्रिभुज होते हैं इनके कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि कोई भी अगर इक्वी एंगुलर ट्राइंगल है, यानी जिसके मतलब ऐसे त्रिभुज जिनके एंगल्स क्या हो, बराबर हो, यानी कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो, बराबर हो, तो उनके कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, बराबर होगा, रेशियो भी बराबर होगा। अब लोगों ने पूछा कैसे, तो उन्होंने आंसर दिया ऐसे। ठीक है, इस थ्योरम से। क्लियर है? तो ये कहानी यहां से स्टार्ट हुई थी कि भाई हम लोगों ने पहले भी बोला था कि ये स्टेटमेंट दिया था कि ये बात है कि भाई समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज के दोनों संगत कोण बराबर होने चाहिए। ठीक है, और उसके साथ साथ संगत भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इस चीज़ को ग्रीक मैथमेटिशियन थेल्स साहब ने बहुत सीरियस लिया। उन्होंने बोला कि अगर एंगल बराबर है तो उसको एक स्पेशल ट्राइंगल बोलेंगे, समकोणिक त्रिभुज बोलेंगे, और समकोणिक त्रिभुज है तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, अपने आप बराबर हो जाएगा। तो कैसे, तो ऐसे बराबर करना है। समझ में आ रहा है कैसे बराबर करना है कि भैया दो ट्राइंगल पकड़ने हैं, सॉरी एक ट्राइंगल पकड़ो, दो ट्राइंगल पकड़ो, फर्क नहीं पड़ता। सिंपल काम क्या करना है कि एक साइड क्या करना है, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। वो पैरेलल लाइन पैरेलल लाइन मतलब किसी साइड का पैरेलल होना चाहिए। तो ट्राइंगल के किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है। वो लाइन दोनों साइड्स को क्या करनी चाहिए, किसी न किसी पॉइंट पे, डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, डिफरेंट डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या करे, इंटरसेक्ट करे। और अगर इंटरसेक्ट करे, प्रतिच्छेदित कर रही है यानी काट रही है, विभाजित कर रही है, तो जो विभाजन होगा वो बराबर हो जाएगा। आई बात समझ में? विभाजन बराबर होने का मतलब अनुपात उसके क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और यही क्या है, थेल्स थ्योरम है। ठीक है ना, तो हमेशा याद रखेंगे कि कोई भी ट्राइंगल आपको मिल जाए, ठीक है, और आपको क्या करना है, आपको अगर दे दिया हो कि भैया ये वाली जो साइड है, मतलब ये जो आप देख रहे हैं DE, ये इसके क्या है, पैरेलल है, किसके, BC के पैरेलल है। तो आप एक सेकेंड भी नहीं सोचेंगे और आप डायरेक्ट क्या बोल देंगे, AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। आपको सोचना ही नहीं है। क्यों नहीं सोचना है? थेल्स साहब की जिम्मेदारी पे आपको सब काम कर लेना है। ठीक है, कोई भी पूछेगा तो थेल्स साहब का नाम ले लीजिएगा और लिख दीजिएगा इसको। ओके, गेम ओवर, यही करना है आपको अब आगे। अभी कहानी को और आगे बढ़ानी है, लेकिन आज की क्लास में हम यहीं पे रोकेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम नेक्स्ट बातें कर रहे होंगे, अच्छी बातें और भी। ठीक है, तो अभी आज फिलहाल में इतना याद रखिएगा कि ऐसा करने से ऐसा होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच एमर्स।